हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास पर आपका स्वागत है। चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे तो हमारा टॉपिक चल रहा था चुनाव आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु एवं अनुच्छेद। जो हमने आपको बताया था चुनाव आयोग की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, कब किसका गठन हुआ, ये सब हम आपको बता चुके थे। और कब कब किस आधार पर समितियों का गठन किया गया कि चुनाव आयोग में सदस्यों अध्यक्ष को लेकर, आयुक्तों को लेकर कि एक सदस्यीय होना चाहिए या बहुसदस्यीय होना चाहिए, इन पर सबसे हमने चर्चा विस्तार से की। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो चुनाव आयोग है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक है, भाग 15 है। भाग कौन सा है? 15 है। और हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से इनकी नियुक्ति होती है, चुनाव आयुक्तों की, अन्य आयुक्तों की, ये सब हमने आपको बताया था। तो जैसे कि बात करते हैं भाग 15 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। ठीक, किसमें है? भाग 15 में। अब भाग 15 में जो चुनाव आयोग का उल्लेख है तो उसमें स्थापना जो है इसकी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी चुनाव आयोग की स्थापना। और अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 में है। आपको पता है 26 नवंबर 1949 को जो 16 अनुच्छेद लागू हुए थे उनमें से एक अनुच्छेद हमारा चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324 भी था। 324 भी था। और हमने आपको बताया था 25 जनवरी 1950 को जब इसकी स्थापना हुई तो उसी दिन को 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में, और उसके बाद जो उसका 1950 सन था उसको चुनाव आयोग ने टोल फ्री नंबर के आधार पर जारी किया। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो चुनाव से संबंधित, अपनी मतदाता सूची में नाम अंकित से संबंधित, तो आप उस नंबर को टोल फ्री लगा के आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और उसका आपको सल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अब हमने आपको बताया था कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। पहले भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जी थे सुकुमार सेन जी थे, और KVK सुंदरम जी थे, द्वितीय थे। लेकिन इन दोनों लोगों को साथ में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इन दोनों लोगों का कार्यकाल लगभग 9 वर्ष था। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन लोगों का था। ठीक, अब हम बात करते हैं एकमात्र महिला जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुई, उनका नाम है श्रीमती VS रमा देवी जी। मात्र इनका कार्यकाल 16 दिन का है। सबसे कम कार्यकाल किसका है? VS रमा देवी जी का, जिनका मात्र 16 दिन का कार्यकाल था। एक व्यक्ति ऐसा भी था जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज भी बना था, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज नियुक्त हुए। ठीक, अब समय समय पर समिति गठित की गई थी उनके बहुसदस्यीय संस्था को लेकर कि ये संस्था, ऐसा जब चुनाव आयोग बना था तो उसमें एक संस्था, एक अध्यक्ष बनता था, एक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होता था। उसी को बहुसदस्यीय करने के लिए समय समय पर समितियां गठित हुई। और समितियों में जैसे पहली समिति थी 1975 में VM तारकुंडे समिति। 1975 में जो VM तारकुंडे समिति गठित हुई थी उसमें बहुसदस्यीय संस्था बनाने की गुजारिश की गई थी, सिफारिश की गई थी। फिर 1989 में क्या हुआ? आयोग द्वारा बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया। 1975 में उनकी समिति आई थी, 1989 में बना दिया गया। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए इसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया, और फिर से वह संस्था एक सदस्यीय हो गई। ठीक, फिर इसके बाद क्या हुआ? 1991 में दिनेश गोस्वामी समिति आई थी। इसका भी वही उद्देश्य था, बहुसदस्यीय संस्था बनाने के लिए इन्होंने सिफारिश की थी 1991 में दिनेश गोस्वामी समिति। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित थी, तो आप बताएंगे कि चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाने के लिए। फिर 1991 में क्या हुआ? फिर 1993 से एक अध्यक्ष और 2 सदस्य नियुक्त होने लगे। एक अध्यक्ष, 2 सदस्य नियुक्त होने लगे,
जिसकी प्रक्रिया वर्तमान तक चल रही है लगातार। एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। आप लोगों के लिए अगर करंट अफेयर के हिसाब से अगर पूछा जाए तो इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उनके 2 सहयोगियों के नाम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी योग्यता की। इनकी योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है। इनकी योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक, जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का उल्लेख नहीं है। निर्वाचन आयुक्त के पद पर अखिल भारतीय सेवाओं एवं केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को या व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं जो होती हैं उनके व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, उनके अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों का निर्धारण जो है वो कौन करता है, किसे शक्ति प्राप्त है, वो राष्ट्रपति जी को शक्ति प्राप्त है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसमें एक था कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों का उल्लेख निर्धारण करते हैं, ये हो गया। ठीक, अनुच्छेद 324 में। और 324 में ये कहते हैं इनकी सेवा विस्तार, इस पर भी राष्ट्रपति के द्वारा चर्चा की गई थी। ठीक, ये तो हो गया हमारा चुनाव आयोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन। ठीक, ये हो गया हमारा। अब क्या है, अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। और बिंदु हैं उन पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे प्रथम व्यक्ति हमने आपको बता दिया के सुंदरम तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहले कौन थे, सुकुमार सेन जी थे। 9 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक, रमा देवी जी के बारे में भी हमने आपको बताया हमने कि एकमात्र भारतीय महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो मात्र 16 दिन के लिए ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुई थी, मात्र 16 दिन के लिए। ठीक, अब सबसे लंबा कार्यकाल बता दिया, सबसे छोटा कार्यकाल बता दिया। और एक ऐसे भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, मात्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त हुए थे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये इससे संबंधित निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताया। अब इन पर आगे हमारा जो आज का जो है बिंदु उसका लिखे। सन 2009 की, वर्ष 2009 की एक बात है, एक वाद है। वर्ष 2009 में उल्लेख किया गया था, क्या लिखिए। तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय कौन थी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। तत्कालीन उस समय 2009 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, उनका नाम लिखिए। इनको हटाने के लिए इनकी सिफारिश की गई थी। ठीक, इनको हटाने के लिए अभी लिखिए। ठीक, तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपाल स्वामी उसमें क्या थे, तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे 2009 में। और उसमें सरकार किसकी थी, उसमें राष्ट्रपति कौन थे, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। और उनके कार्यकाल के दौरान नवीन चावला जी को हटाने का प्रस्ताव पारित किया था। जो एन गोपाल स्वामी थे, इन्होंने नवीन चावला को हटाने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव रखा था। हटाने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष जो प्रस्ताव रखा था। ठीक, प्रस्ताव रखा था या सिफारिश की थी। ठीक, प्रस्ताव रखा था या सिफारिश की थी। क्लियर। राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी उस समय क्या थी, राष्ट्रपति थी। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है उस पर चर्चा करते हैं। लिखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा
अन्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। ठीक, ये हो गया इंपॉर्टेंट, क्लियर हुआ। तो इस्तीफा अपना किसका देंगे? राष्ट्रपति जी को देंगे। अब अगला बिंदु लिखिए, चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग के कार्य कौन कौन से होते हैं? चुनाव आयोग के कार्य कौन कौन से होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। लिखिए, पहला कार्य है चुनाव करवाना। चुनाव करवाने में कौन कौन? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। लिख लीजिए फटाक से। ठीक, चुनाव करवाना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, पहला काम। दूसरा बिंदु लिखिए, दूसरा लिखिए लोकसभा, लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी चुनाव आयोग करवाता है। ठीक, ये हो गया। ठीक, चुनाव करवाना राष्ट्रपति का भी, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा सदस्यों का, राज्यसभा सदस्यों का। अब तीसरा लिखिए विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का। विधानसभा व विधान परिषद के सदस्यों, विधानसभा व विधान परिषद के सदस्यों का, विधानसभा व विधान परिषद के सदस्यों का। नोट लिख लीजिए, जैसे पंचायत राज संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं का जो चुनाव है उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये राज्य स्तर की बात आ जाती है। तो पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव और नगर पालिकाओं से चुनाव से संबंधित से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग का कोई भूमिका नहीं है। चुनाव आयोग की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, चुनाव आयोग की इसमें कोई भूमिका नहीं। किसमें? पंचायत राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं। ठीक, हटाने के लिए राष्ट्रपति ने सिफारिश की थी नवीन चावला को। तत्कालीन मुख्य निर्वाचन उस समय एन गोपाला स्वामी जी थे, उस समय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, लेकिन इनको हटाया नहीं गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। कार्य क्या है इनके? चुनाव करवाना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों का, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों का। लेकिन नोट करके लिखिए, पंचायत राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं के चुनाव को चुनाव आयोग की कोई भूमिका कराने में नहीं होती है, नहीं होती है। अब क्लियर हुआ? यहाँ पे चौथा लिख लीजिए, मतदाता सूची भी तैयार करने वाले का काम इसी का होता है। मतदाता सूची,
लिखिए चौथा काम लिखिए, इन चुनावों में कौन पंचायत राज संस्थाओं एवं नगर पालिका चुनावों में, इन चुनावों में चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर देता है। क्या करता है? अधिसूचना जारी कर देता है, अधिसूचना जारी कर देता है। किससे? पंचायत राज संस्था है नगर, उनको तो कराता है, लेकिन इनके बारे में बता रहा है। पंचायत राज संस्था है नगर पालिकाओं, इसे अधिसूचना जारी कर देगा। वहाँ का जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या करेगा? समय पर अपना चुनाव कराएगा। पांचवा लिखिए, चुनाव में गड़बड़ी होने पर, चुनाव में गड़बड़ी होने पर, चुनाव में गड़बड़ी होने पर उसको री इलेक्शन करवा सकता, पुनः चुनाव करवा सकता है, ये उसको पावर है। ठीक, अगला लिखिए, मतदाता सूची तैयार करवाना, मतदाता सूची तैयार करवाना, मतदाता सूची तैयार करवाना, मतदाता सूची तैयार करवाना और चुनाव परिणाम घोषित करना, चुनाव परिणाम घोषित करना। चुनाव करवाने से लेकर उनकी घोषणा तक का जो कार्य होता है वो किसका होता है? चुनाव आयोग का होता है। ठीक, चुनाव में गड़बड़ी होने पर पुनः चुनाव करवा सकता है, मतदाता सूचियाँ तैयार करवाता है और चुनाव परिणाम भी घोषित करता है। ठीक, ये हो गया। अब कुछ और महत्वपूर्ण है बिंदु है, इसका नाम है आदर्श आचार संहिता। क्या नाम है? आदर्श आचार संहिता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आदर्श आचार संहिता लागू करवाना। आदर्श आचार संहिता क्या होती है? सर्वप्रथम 1971 में, सर्वप्रथम 1971 से इसकी अवधारणा, सन 1971 से इसकी अवधारणा शुरू हुई। किसकी? आदर्श आचार संहिता लागू करना। ठीक, लिखिए, अगला बिंदु लिखिए, इसका वो लिख लीजिए, चुनाव को निष्पक्ष, भयरहित एवं पारदर्शी बनाने हेतु जो नियम बनाए गए हैं उनके समूहों को, चुनाव को निष्पक्ष, भयरहित तथा पारदर्शी बनाने हेतु जो नियम बनाए गए उनके समूह को क्या कहा जाता है? आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। आदर्श आचार संहिता किसे कहते हैं? जिस चुनाव को निष्पक्ष, भयरहित तथा पारदर्शी बनाने हैं जो नियम बनाए गए उनके समूह को आदर्श आचार संहिता कहते हैं। 1971 से इसकी अवधारणा शुरू हुई, लागू हुई। और उल्लंघन करने पर क्या होता है? आदर्श आचार संहिता जो उल्लंघन करेगा, लिखिए नंबर 1 पे, चलो ऐसे लिख लो, चुनाव आयोग से संबंधित व्यक्ति, चुनाव आयोग से संबंधित व्यक्ति, जैसे अगर कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग से संबंधित जो भी व्यक्ति होगा
वह चुनाव प्रचार रोक चुनाव प्रचार पर रोक लगा सकता है, उम्मीदवारी खारिज कर सकता है, चुनाव प्रचार पर रोक लगा सकता है, उम्मीदवारी खारिज कर सकता है, चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है। इतने काम कर सकता है। अगर आप आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, क्या करेगा? चुनाव प्रचार पर रोक, उम्मीदवारी खारिज, चुनाव लड़ने पर रोक लगाएगा। ठीक। फिर और देखिए, आदि शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक। आदर्श आचार संहिता में चुनाव से संबंधित व्यक्ति को या चुनाव आयोग को और अन्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अगला पॉइंट लिखिए, अवधि। इसकी अवधि देखो, चुनाव घोषणा होने से लेकर चुनाव परिणाम आने तक 30 दिन से लेकर 90 दिन तक होती है। आदर्श आचार संहिता की समयावधि है वो 30 से 90 दिन होती है। 30 से 90 दिन होती है। 30 से 90 दिन हो सकती है। अब चुनाव कितनी जल्दी संपन्न हो जाए लेकिन 90 दिन हो सकते हैं, उसके अंतर्गत ही चुनाव संपन्न कराया जाएगा। ठीक। तो अवधि 30 से 90 दिन हो सकती है किसकी? आदर्श आचार संहिता की। आप लोग क्वेश्चन 1 बताइएगा कि चुनाव प्रचार कितना समय पहले बंद कर दिया जाता है? 24 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आचार संहिता लागू होने से पहले चुनाव प्रचार कब बंद कर दिया जाता है? ठीक, आपको समय बताना है। अब आगे लिखिए, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 अनुच्छेद 170 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें है परिसीमन से संबंधित। अनुच्छेद 170 में परिसीमन प्रत्येक जनगणना, परिसीमन क्या है अनुच्छेद 170 में? प्रत्येक जनगणना के बाद विधानसभा में प्रत्येक जनगणना के बाद विधानसभा में स्थानों का आवंटन तथा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। परिसीमन में क्या होता है? प्रत्येक जनगणना के बाद विधानसभा में स्थानों का आवंटन तथा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। अब अगला लिखिए नोट करके, अभी तक 4 परिसीमन आयोगों का गठन हो चुका है। अभी तक
4 परिसीमन आयोगों का गठन हो चुका है। 4 परिसीमन आयोग कब कब गठित हुए, उनकी डेट लिख लीजिए। नंबर 1 1953, 1953, 1963, 1973 और 2001। 1952, 1963, 1973, 2001 अभी तक 4 परिसीमन आयोग का गठित हो चुका है। अब वर्तमान में है जो चौथा है उसी की शर्तें लागू हैं 2002 में। ठीक, तो चौथे आपको ये लोग बताइए कि चौथा जो परिसीमन आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है। चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइएगा। दो 2002 वाला 84 में हुआ था। 84वां संविधान संशोधन के आधार पर इसे परिसीमन आयोग। इसमें क्या है 2026 तक परिसीमन, इसमें क्या है 84वां संविधान संशोधन किया गया था और इसमें ये कहा गया था 2026 तक परिसीमन जो है उसका आधार वर्ष क्या रहेगा ये बताया गया था। परिसीमन वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी 2026 तक, जो चल रहा है वो 2026 तक लागू रहेगा। ये 84वें संविधान संशोधन में बताया गया था। ठीक, छब्बीस से परिसीमन वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी। ठीक, ये हो गया था। अब देख लीजिए यहाँ पर परिसीमन इधर लिख देते हैं। परिसीमन कब किस आधार पे होगा 1971 और 2001 लिख लीजिए। 1971 सीटों का आवंटन और इधर निर्वाचन क्षेत्रों का सीटों का आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण। ठीक, इसका 1971 वर्ष लिया जाएगा। इसका सीटों का आवंटन से संबंधित अगर होगा तो 1971 जनसंख्या वर्ष लिया जाएगा। अब ये जो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण 2001 या 2 लिया जाएगा। ठीक, 2001 या 2 लिया जाएगा। समझ गए। तो परिसीमन सीटों का कब 1971 जनसंख्या वर्ष के आधार पर और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 2001 के में लिया जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए पदेन सदस्य कौन होता है परिसीमन आयोग का। पदेन सदस्य होता है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, वो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, पदेन सदस्य कौन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक, कुछ और 1-2 बिंदु फिर करिए। 2002 में ये लिख लीजिए। चौथे परिसीमन अध्यक्ष कौन है बताइए। कुलदीप सिंह। क्या नाम है, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। क्या नाम है, कुलदीप सिंह। तो सीटों का आवंटन 1971 के आधार पर, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 2001 के आधार पर। ठीक।